हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़। ठीक है, इसमें हम लेबर लॉस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका अभी क्या है, पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देखेंगे। जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनमें से मैंने एमसीक्यूज़ को अलग करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा कल या परसों तक। ठीक है, एमसीक्यूज़ ही रहेंगे उसमें। जितने भी हमने लेबर लॉस पढ़े हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ रहेंगे। अब लेबर लॉस की एक कंपाइलेशन वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्द। अब हम सोशल सिक्योरिटी का कल ही मैंने अपलोड करा है एमसीक्यू सीरीज़, और उसकी कंपाइलेशन वीडियो भी आ गई है। तो किसी ने नहीं देखी तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप मोटिवेट कर सकते हो जो आपके लिए इतनी मेहनत करके बना रहे हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेबर लॉस कितने हैं। तो लेबर लॉस 10 हैं हमारे। ठीक है, 2 हमारे बचे हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे हैं, उसकी वीडियो भी इसी वीक में मैं डाल दूँगी। ठीक है, फर्स्ट एक्ट क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। सेकंड है हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। थर्ड है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। फोर्थ है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिफ्थ है हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेवन्थ रहेगा हमारा द चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। एट्थ है हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। नाइन्थ है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब बोनस एक्ट पे एमसीक्यूज था पिछली बार, जिसमें बोनस कैसे कैलकुलेट होता है ये पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैलकुलेट कैसे होती है, और हमने पीवाईक्यूज को देख के ही सब कुछ कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसी सीरीज़ में पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज हैं सिर्फ, इसमें पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। फिर हमारा 10th है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। तो हमारा एक ये वाला एक्ट रहता है और एक ये स्टैंडिंग ऑर्डर वाला रहता है। ठीक है, बहुत जल्द आपको इन दोनों पे वीडियो मिल जाएगी। और एक बात और, जो कंपाइलेशन में डालूंगी ना, उनमें एक दो एक्ट को मैंने थोड़ा कम डिस्कस करा था, तो उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके डाल दूंगी। ठीक है, अब ये हम 10 एक्ट हैं। अब इन 10 एक्ट अगर आप अच्छे से करके जाते हो, इम्पोर्टेंट जो क्लोज है ना वो पढ़ के जाते हो, तो आपको इसी में से ही 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक एक्ट पे कभी कभी तो ऐसा पूछा गया कि एक ही एक्ट पे 2 क्वेश्चन है। समझ रहे हो, किसी एक एक्ट पे 2 पूछ रखे हैं, फिर किसी एक एक्ट पे 2 पूछ रखे हैं, तो ऐसे करके 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। 8 क्वेश्चन अगर हम मान के चलते हैं, 8 इंटू 2.5 का एक क्वेश्चन होता है ना, तो हमारा ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे, 20 मार्क्स। ठीक है, बाकी और इंडस्ट्रियल लॉ भी अभी हम पढ़ेंगे। चीज़ें तो काफ़ी सारी रहती हैं, पर इसी महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी सिर्फ एमसीक्यू सीरीज़ चलेंगी। ठीक है, तो अब आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए बढ़िया बनाऊँ। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यूज़ किस तरीके से रहेंगे, इसमें इस एक्ट में ना फैक्ट्री को डिफाइन करा है कि फैक्ट्री क्या होती है, अडल्ट क्या होता है, अडोलसेंस क्या होता है। ठीक है, कितने आवर का वर्क करना है हमें, कितने आवर की वीक में छुट्टी मिलनी चाहिए, क्या क्या वुमेन्स के लिए मेजर्स लिए गए हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है वो इनमें से किसको फैक्ट्री नहीं बोलेगा, किसको फैक्ट्री कंसीडर नहीं करेगा। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में फैक्ट्री किससे डिफाइन करा गया है, देखो इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस पे फैक्ट्री को डिफाइन करा गया है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काम कुछ चल रहा है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ क्या है 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं, और वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं, विद पावर इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं 10 से ज़्यादा लोग, तो उसे क्या बोल देंगे हम, फैक्ट्री बोल देंगे। अब कोई ऐसी जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है जहाँ पे 20 लोग हैं, ठीक है, और बिना पावर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग बिना पावर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, फैक्ट्री। तो पावर के केस में क्या होगा, 10 या 10 से ज़्यादा। अब पावर के जहाँ पावर नहीं होगी वहाँ कितने लोग होंगे, 20 या 20 से ज़्यादा। ठीक है, ये फैक्ट्री की डेफिनेशन है। अब देखते हैं
ए सॉल्ट वर्क्स वेयर सी वाटर इज इवेपोरेटेड इन ओपन प्रमाइसेस एम्प्लॉइंग 12 वर्कर्स विद पावर। अब पावर का यूज़ हो रहा है, पावर में कितने चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा, यहाँ 12 लोग हैं, तो ये क्या बोल देंगे, इसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। फिर ये एक फिल्म स्टूडियो है जो कन्वर्ट कर रहा है रो फिल्म को फिनिश प्रोडक्ट में, वहाँ क्या है 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट पावर। तो विदाउट पावर के लिए हमें कितने लोग चाहिए, 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर भी इसका बी हो गया। फिर सी देखते हैं, कोई रेलवे रनिंग शेड है, वो एम्प्लॉय करता है 25 वर्कर को विद पावर। विद पावर के लिए हमें 10 से ज़्यादा चाहिए, तो ये भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ जाएगा। ए कोल्ड स्टोरेज विद 18 वर्कर यूजिंग पावर, पावर में तो हमें 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए, तो ये भी एक तरीके की फैक्ट्री हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि फैक्ट्री एक जो 48 था ना, इसमें अमेंडमेंट होकर 1987 आया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन आए वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बात करता है कि अपॉइंट करना है एक सेफ्टी ऑफिसर्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 500 या उससे ज़्यादा वर्कर। तो ये कह रहा है 500 से ज़्यादा वर्कर जहाँ भी होंगे वहाँ क्या होगा, एक सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर क्या है, कोई हजार्डस काम हो रहा है, ठीक है, कोई हजार्डस सब्सटेंस है, तो वहाँ लोकल अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये चीज़ें कि हम जो ये काम कर रहे हैं डेंजरस है, खतरनाक है, तो ये डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। ये प्रोविजन में कब आया, 1987 में। फिर क्रैच फैसिलिटी, अब जहाँ पे 30 से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं ना, 30 से ज़्यादा वुमेन किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, तो वहाँ एक उन्हें क्रैच फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। ये क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है वर्किंग पेरेंट्स हो ना, तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, उनके छोटे बच्चों को, तो वो इसमें ला के डाल देते हैं। यहाँ खेलने की बहुत सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, बीच बीच में वुमेन्स अपने बच्चों को देख रेख भी कर लेगी और फैक्ट्री में काम भी कर लेगी। तो इसमें कितनी वुमेन होनी चाहिए, 30 या 30 से ज़्यादा, तो उनके लिए फैसिलिटी होगी। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, इंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ले आए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। फिर इसमें ना सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मैंने ना जब पहले पढ़ाया था तो एक गलती कर दी थी। अब कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, जो पढ़ा रहा होता है ना उससे भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके आप कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो, ठीक है। उसके अंदर आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, अगर कुछ मिस्टेक रही होगी ना वीडियो में तो आप पिन कमेंट देख लिया करो एक बार, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ इसमें कुछ माइनर मिस्टेक हुई है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ कि इसका सही आंसर ये है। कभी कभी बताते बताते चीज़ें गलत हो जाती हैं। वैसे तो इस सेफ्टी ऑफिसर को हमने 2 जगह ऑलरेडी डिस्कस करा है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने इसमें फिर से डिस्कस करा है, तो यहाँ सही मैंने चीज़ें बताई है, बट यहाँ गलती से मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर 500 और मोर वर्कर काम कर रहे हैं उसको सही बता दिया था, जबकि सेफ्टी ऑफिसर तभी अपॉइंट होगा जब 1000 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। 1000 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी गलत थी, इसीलिए इसका आंसर था बी, याद रखना, ठीक। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बात करता है कि इस एक्ट में अडोलसेंट किसे बोला गया है, ठीक है, क्या एज वाले बंदे को अडोलसेंट बोला गया है। तो देखो एक होता है चाइल्ड, एक होता है अडोलसेंट और एक होता है अडल्ट। तो हमें पता है चाइल्ड कितना होगा 14 ईयर वाला, अडोलसेंट कितना होगा 15 से 18 के बीच वाला, ठीक है, 18 से ज़्यादा अडल्ट में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन इसने दी है फैक्ट्री एक्ट ने, तो याद रखना इसको। एडोलसेंट पे क्वेश्चन पूछा था EPFO में 2017 वाले में, ठीक है। तो एज क्या रहेगी 15 to 18, 15 to 18 के बीच वाली एज ढूंढो, तो ए आंसर हो जाएगा। 15 साल का हो चुका है पर 18 का नहीं हुआ है, वो सारे क्या हो जाएंगे एडोलसेंट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो इसमें हमें बताना है कि वर्कर कौन है, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर कौन कहलाएगा। तो ए वर्कर इज एम्प्लॉइंग इन क्लीनिंग मशीनरी इन यूज़। अब क्लीनिंग मशीनरी में कोई वर्कर एम्प्लॉयड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्कर ही बोलेंगे। ए वर्कर इज सुपरवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग विदाउट टचिंग मशीनरी, तो ये बात नहीं, इसको नहीं बोला जाएगा, ये सुपरवाइज कर रहा है, ये वर्कर नहीं है, इसको इस एक्ट में वर्कर नहीं बोला गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर लेबरर इज इंगेजिंग इन पैकेजिंग फिनिश गुड विद फैक्ट्री प्रेमाइसेस, ये बात बिल्कुल सही है। पैकेजिंग वाला कोई काम कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, वर्कर बोल देंगे। जो ये आर्मी वाले या सोल्जर वगैरह होते हैं ये तो नहीं होंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट काट दो इसकी, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सी। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें ना एक्सक्लूड कर किसको करा गया है, फैक्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें फैक्ट्री में नहीं आएगी। एक तो आर्म फोर्सेस जो है ना वो फैक्ट्री में नहीं आएंगे, वो उनको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। जो माइंस वगैरह है ना उसको भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइंस के लिए एक माइंस का एक्ट है अलग से,
1952 वाला। इसमें क्या है, रेलवे वाले जो है ना, रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह वो सब इसमें नहीं आएंगे, इसके डेफिनेशन में नहीं आएंगे, फैक्ट्री में नहीं कहलाई जाएंगे वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बात करता है, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है। तो देखो, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 9 आवर, 9 घंटे कोई काम कर सकता है एक दिन में। और वीक में कितना कर सकता है, वीक में कर सकता है 48। तो इसको याद रख लो, 8 × 6, मतलब 6 दिन काम कर रहा है इंसान। एक दिन तो हॉलीडे होगा ना, 7 डे होते हैं। 6 दिन काम कर रहा है, प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, 8 घंटे। मैक्सिमम कितने घंटे काम करा सकते हैं, 9 आवर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है EPFO में, ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, कितना वीक में कितना काम कर सकता है, 48 आवर्स पर डे। मैक्सिमम कितना काम करवा सकते हो, 9 आवर्स। अब इसके बीच में भी अगर 5 आवर लगातार किसी ने काम कर लिया है तो बीच में हाफ एन आवर का गैप दो, उसमें लिखा हुआ है एक्ट में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी। अब क्या होता है, जो 1987 का एक्ट जो आया था ना, अमेंडमेंट हो गया फैक्ट्री एक्ट का, उसमें क्या है, एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना कंपलसरी है। कैसे, जब भी 1000 से ज़्यादा लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री क्या है, हजार्डस है, तो उसमें क्या होगा, एक सेफ्टी ऑफिसर की भी जरूरत रहेगी। उनको एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इन्वॉल्विंग एनी हजार्डस प्रोसेस तो नहीं। फैक्ट्री, अब ऑल में कैसे हो जाएगा, इसमें ऑल वाली तो वैसे गलत कर दो। किसी फैक्ट्री में हजार्डस काम हो रहा है पर वहाँ 5 ही बंदे काम कर रहे हैं, तो ये तो फैक्ट्री नहीं बोलेंगे ना, ये तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगी। फिर बी क्या है, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 1000 और मोर वर्कर और इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। तो ये बात बिल्कुल सही है, जहाँ 1000 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं या 1000 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ खतरनाक भी काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है। तो इसका आ जाएगा बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन क्या है, ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, वीकली आवर लिमिट अप्लाई ओनली टू अडल्ट वर्कर। हाँ, हमने देखा ना, दिन में कितने, 9 घंटे और वीक में 48 आवर्स। अडल्ट कौन होगा, जो 18 साल से ज़्यादा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोलता है वुमेन कैन बी एम्प्लॉयड बिटवीन 6 AM to 7 PM विदाउट एक्सेप्शन। अब देखो, एक्सेप्शन तो होगी, हर स्टेट में लिटिल वेरिएशन होती है, पर इसमें एक जो चीज़ सेम रहेगी वो क्या है, 10 से रात के 10 से सुबह 5 बजे तक, इसके बीच में महिलाएं काम नहीं करेंगी। क्योंकि रात को आपने देखा होगा कहीं पे वुमेन वॉचमैन का काम कर रही है या कुछ और तरीके का काम कर रही है। नाइट में वुमेन काम नहीं करेगी, ये हर स्टेट में इक्वल है। और अगर काम करेगी भी तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये याद रखना है, 6 to, इस एक्ट में मेंशन है 6 to 7, एक्सेप्शन स्टेट टू स्टेट वेरिएशन हो सकती है, तो इसलिए ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन अबव 14 ईयर कैन वर्क ए मैक्सिमम ऑफ 4.5 घंटे। अब बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो 14 साल से बड़ा है, मतलब ये बात कर रहा है 14 से 15 के बीच वाले की, 15 हो जाएगा वो एडोलसेंस में आएगा, इसके बीच में कोई इंसान है, वो चिल्ड्रन है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है, 4.5 घंटे काम कर सकता है दिन में। ये बात बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ बात करता है एडोलसेंट रिक्वायर ए फिटनेस सर्टिफिकेट टू वर्क एज ए एडल्ट। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत थी, सेकेंड, बाकी दोनों सही है, फर्स्ट, 3 एंड 4th। तो इसका ए आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो है ना हेल्थ से रिलेटेड जो एम्बुलेंस होगी वो कितने लोगों पे आएगी। अगर 500 से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ एक एम्बुलेंस होगी पर 150% पे। और 2 चीज़ और याद रखना इसमें, अगर ओवर टाइम होगा ना, ओवर टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल वेज करनी पड़ेगी। जैसे आपको अभी 1 घंटे का 100 रुपये मिलता है, तो आप डबल काम करोगे तो उसी 1 घंटे में आपको कितना मिलेगा, 200 रुपये। ठीक है, वीकली हॉलीडे मिलना कंपलसरी है, एक दिन वीक में एक छुट्टी तो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने संडे को काम करा लिया तो उसकी कंपनसेटरी हॉलीडे देनी पड़ेगी। ठीक है, और वुमेन 10 से 5 के बीच में काम नहीं करेगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 की। तो ये क्यों आया था, ये आया था कि टाइमली वेजेज मिले लेबर क्लास को। ठीक है, जो काम कर रहा है उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ज़्यादा उसकी डिडक्शन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए आया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कितने टाइम में वेजेस दे देनी है, तो वो होता है 1 मंथ। 1 मंथ में आप उसकी पेमेंट दे दो, क्लियर कर दो भाई, उससे ज़्यादा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते मैं 6 महीने बाद दूंगा या 1 साल बाद दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। मंथली टू मंथली आपको पेमेंट देनी है, जिससे कि उसका भी रोजगार, उसकी भी दिनचर्या चलती रहे।
फिर क्या होता है, जब किसी फैक्ट्री में 1000 से कम लोग हों, ठीक है, 1000 से कम वर्कर हो, मान लो 900 वर्कर हैं, कितने दिन का एक्सीड कर सकते हैं, मतलब एक मंथ में तो देनी होती है, पर कितने दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो वो होता है 7 डेज। 7 डेज का डिले होगा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर कहीं किसी संस्था में क्या है, 1000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो अब इतने लोगों को सैलरी देने में टाइम भी लगेगा ना, तो उसके लिए कितने एक्स्ट्रा डेज लग सकते हैं, 10 डेज, मतलब 1 मंथ प्लस 10 डेज, ठीक है, 40 डेज। फिर एक होता है टर्मिनेशन, किसी की जॉब से निकाल दिया आपने, तो जॉब से निकाला है तो उसका पूरा हिसाब किताब कितने दिनों में आपको कंप्लीट कर देना है, विदिन 2 डेज। विदिन 2 डेज में उसकी छुट्टी करो। अगर आपने निकाल दिया है तो उसे अच्छे से जाने दो, उसकी सैलरी दो 2 दिन के अंदर और जाने दो। फिर क्या होता है, अब लेबर कहीं काम कर रही है तो उससे कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ छुट्टी वगैरह मार लेते हैं तो फाइन्स लगते हैं ना। अब फाइन लगेंगे तो फाइन कितना फाइन लग सकता है, जैसे सैलरी है 100 रुपये तो उसका 3%, 3 रुपये, मैक्सिमम कितना 3% फाइन लग सकता है सैलरी का, 3% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर क्या होता है कि अभी कोई फैक्ट्री में चाइल्ड भी तो काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। अब बच्चे से कुछ टूट फूट हो गई, मतलब बच्चा कौन सा, 15 ईयर से कम वाला, ठीक है, 15 ईयर से कम वाला, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा तो उस पर फ़ाइन नहीं लगेगा। 15 साल से कम किसी से नुकसान हो जाए तो उस पर फ़ाइन नहीं लगेगा। और फ़ाइन लगाने के लिए क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होती है, प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। किससे लेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट से लेगा, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो फाइन है कितने टाइम में लगा सकते हो, विदिन 60 डेज। कुछ एक्ट हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, उसके विदिन 60 डेज में आप फाइन लगा लो। फिर क्या होता है, ये ना जो भी मालिक होता है कंपनी का, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा उन्हें अपने ऑफिस का, क्या डिडक्ट हो रहा है, क्या फाइन लग रहा है या कैसे भी हो रहा है, कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो सब एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप पे क्या लगेगा, आप पे फाइन लगेगा, और फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने की। फिर जो ये रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं ये लोग, तो अब आप मानो कोई कंपनी 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो वो क्या अपना इतना टाइम का मेंटेन रखेगी, तो नहीं। कितने टाइम का मेंटेन रखना है, कितने टाइम का आपके अथॉरिटी को इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है, वो है 3 साल का। आपको प्रीवियस 3 साल के रिकॉर्ड होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये PYQ है, याद रखना इसे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर मैक्सिमम वेजेस पीरियड कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आप, 1 महीने में सैलरी दे दो। अगर प्रोबेशन पीरियड वगैरह वैसी कुछ बात है तो वो अलग, उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, वो इस एक्ट में नहीं आएंगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि इनमें से ये जो 4 डिडक्शन दी हुई है, इनमें से कौन सी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में नहीं आती, तो आप ये याद रख लो। जो PF होता है ना, PF इंक्लूड ही नहीं होता इस वेजेज एक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा B, डिडक्शन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इसके अंदर आता ही नहीं है, तो डिडक्शन क्यों काउंट होगी इसमें, ठीक है। एब्सेंस राह ड्यूटी से उसकी डिडक्शन भी आ जाएगी इसमें, हाउसिंग का रेंट वाली डिडक्शन भी आ जाएगी इसमें, और ये प्रायर अप्रूवल, मतलब कुछ चीज़ें डैमेज कर दी आपने तो वो भी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अप्लाई टू पर्सन अर्निंग वेजेज अप टू, कितनी इनकम होगी तब ये लगेगा एक, तो वो है ना 2017 में एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर जो इंसान 24,000 रुपये कमा रहा है ना, वो इस एक्ट के अंदर आएगा। 24,000 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो कोई और एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा D। और वैसे क्या होता है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हर स्टेट अपना अलग अलग डिसाइड करती है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ एम्पावर्ड टू हियर क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कुछ डिडक्शन वगैरह या कुछ काम हो रहा है, वो कौन देखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर स्टेट देख रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी, बेसिकली क्या होता है, लेबर इंस्पेक्टर या कमिश्नर होता है, पर उसको स्टेट या सेंटर किसको भेज रही है वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। द एम्प्लॉयर मस्ट पे द वेजेज ऑफ एम्प्लॉई इन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 वर्कर विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ द वेजेस पीरियड एंड। अब क्या होता है, ये वही बात है कि 1000 से कम लोग हैं किसी कंपनी में, 1000 से कम लोग हैं किसी कंपनी में, तो उनकी पेमेंट कितने दिन डिले हो सकती है, तो वो हो सकती है 7 डेज। विद इन मंथ तो देनी है, ये तो सबके लिए है, पर अगर 7 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो तो कोई दिक्कत चल रही है तो, ठीक है। और अगर 1000 से ज़्यादा हुए तो कितने दिन लगेंगे,
कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। इफ़ एन एम्प्लॉइज इज़ टर्मिनेटेड वेजेस मस्ट बी पेड विद इन। अगर क्या है, आपको जॉब से निकाल दिया है तो आपको कितने दिन में जो आपकी वेजेस या सैलरी रह गई वो कितने दिन में पे करनी पड़ेगी? विद इन 2 डेज। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो फाइन होता है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 3%। ठीक है, बी आंसर इसका। जितनी सैलरी है उसका 3% आप फाइन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 द मैक्सिमम वेजेज लिमिट कितनी है? पहले कितनी थी? 18,000 थी। अभी 2017 में अमेंडमेंट हो गई, कितनी हो गई? 24,000। जो 24,000 कमा रहा है वो इस एक्ट के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कि उससे कम कमा रहा है तो भी आएगा, ज़्यादा कमा रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है। अब ये है PYQ। ये शायद 2017 में पूछा था या 2023 में पूछा था, मुझे याद नहीं है, पर ये है PYQ APFC का। ठीक है, देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन द रजिस्टर। अब क्या है, रजिस्टर तो तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वेजेस पेड एंड डिडक्शन। उसमें क्या है, जो वेजेस तुम दे रहे हो या जो डिडक्शन कर रहे हो तुम, ठीक है, वो सब उसमें लिखनी पड़ेगी। तो फिर इसमें क्या बोल रहा है कि वो रजिस्टर को कब तक तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है? तो वो होता है 3 ईयर। 3 ईयर तक तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी लेबर इंस्पेक्टर या जो भी इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होगा इस चीज़ के लिए, वो आके आपके 3 साल के पीछे के 3 साल तक के रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो इसी तरीके से हम सारे 8 या 9 जितने भी एक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये लेबर लॉज की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में भी बात करेंगे। अब क्या है, आप PYQ जब देखोगे ना APFC का, जो हम यहाँ पे 8 या 9 एक्ट डिस्कस करेंगे ना, उनमें से आपको 3 या 4 एक्ट मिल जाएंगे पेपर में। जो हमने वीडियो में डिस्कस करा है उन्हीं 8-9 वीडियो में से। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, अच्छे से देखनी है, बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से ही चीज़ें याद होती हैं। ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये PYQ है। ठीक है, EPFO का। अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 द मिनिमम वेजेज मस्ट बी रिवाइज एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। 5 साल में रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर C है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा वेजेज में इंक्लूड नहीं होगा। हमने देखा रेंट तो इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्लूड होगा, बोनस नहीं होगा। ठीक है, बोनस नहीं होगा, C याद रखना इसे। और ना ही इसमें अकोमोडेशन होगा, हाउसिंग अकोमोडेशन वाला पॉइंट भी इसमें काउंट नहीं होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बात करता है, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 अप्लाई टू। किस किस में अप्लाई होता है? एग्रीकल्चर में अप्लाई होगा, कौन करेगी? डिसाइड स्टेट। इंडस्ट्री में देखा जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री है। कुछ इंडस्ट्री में सेंटर डिसाइड करेगी, कुछ में स्टेट। जैसे ऑयल फील्ड वाली होगी तो कौन करेगा? सेंटर। तो इसमें ये दोनों आ जाएगा, सी आंसर होगा इसका। ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस अंडर द एक्ट इज। कौन फिक्स करेगा इसे? इसको हम लिंक करेंगे CPI से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए आपको। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम है ना, जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करके देखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो नॉर्मल वर्किंग डे कितना होना चाहिए, एक अडल्ट कितने घंटे काम कर सकता है? तो एक अडल्ट कितने घंटे काम करेगा? 9 घंटे। और उसमें भी आपको 4 घंटे के बाद 1 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। और अडल्ट चाइल्ड कितना करेगा? 4.5 घंटे। ठीक है, याद रखना इसे। 6th क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ़ मिनिमम वेजेस आर नॉट पेड। अगर कोई मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है तो मैक्सिमम जेल कितने साल की हो सकती है उसे? 6 मंथ की। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले देख लो, ये ना EPFO का PYQ है। ठीक है, 2023 में पूछा था या 21 में पूछा था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों पेपर एक साथ करे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कौन से में पूछा है। पर ये PYQ है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके के रेट दिए हुए हैं, इनमें 3 रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें होता है, एक क्या होता है, मिनिमम पीस रेट। पीस रेट मतलब पर पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब कि एक बोतल भरने का मान लो आपको 10 रुपये मिल रहा है। ठीक है, जितनी आप बोतल भर दोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, पर पीस मिलेगा। ठीक है। फिर होता है मिनिमम टाइम रेट। टाइम रेट क्या होता है? घंटे के हिसाब से। 1 घंटे का आपको 300 रुपये मिलेगा या 200 रुपये मिलेगा, जितने घंटे आप काम करोगे घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उसे बोल देंगे मिनिमम टाइम रेट। फिर होता है एक गारंटीड टाइम रेट। इसमें क्या है, मान लो यहाँ आपको मिनिमम वेज 20 बोतल भरने के बाद मिनिमम जितना आपको कमाना चाहिए था वो कमा लिया, या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा पैसे कमा लिए हो आपने। इसमें क्या होता है, मान लो आपने 15 बोतल भरी, 15 बोतल से भी आपने 300 रुपये नहीं कमाए,
300 से कम कमाए, मतलब 15 बोतल बनने के आपने 250 पैसे कमाए, ठीक है। पर मिनिमम कितना कमाना चाहिए था आपको? पूरे दिन में 300 कमाना चाहिए था। तो आपने काम भला ही 15 बोतल का करा है, पर पैसे आपको कितने मिलेंगे? 300 रुपये। इसमें मिनिमम वेजेस का ध्यान रखा जाता है कि जितनी फिक्स्ड वेज है उतनी तो आपको मिले। टाइम काम आपने चाहे कम कराओ, ठीक है। यहाँ आपने पर पीस में, पीस के हिसाब से चाहे 20 बोतल भरी हो, यहाँ आपने 15 ही बोतल भरी हो पूरे दिन में, फिर भी आपको पैसा मिनिमम वेजेस जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये क्वेश्चन इसी के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर भी बी है कि इसमें बात कर रहा है मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन विच शैल बी अप्लाई टू एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ए पीस वर्क फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। तो उसको अच्छा पैसा मिल जाए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे गारंटीड टाइम रेट। बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एन एम्प्लॉय विद वेजेस ऑफ इतना 25,000 कमाता है पर मंथ, तो क्या वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए? नहीं होगा, क्योंकि लिमिट क्या है? 21,000। जो 21,000 कमाएगा उसे बोनस मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये है नॉट एलिजिबल, ठीक है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ का जो है ना, सेट ऑफ अंडर सेक्शन 15, उसका मतलब क्या है? सेट ऑफ में क्या होता है? डेफिसिट के टाइम पे जो हमने पहले सरप्लस रखा हुआ था वो यूज़ कर लें। तो इसमें क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ अलोकेबल सरप्लस डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट के टाइम पे जो हम फंड यूज़ करेंगे उसे बोल देंगे। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज मस्ट वर्क इन अकाउंटिंग ईयर टू बी एलिजिबल फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबल कौन होगा? जो 30 दिन काम कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है? फॉर बोनस कैलकुलेशन, अब क्या बोनस कैलकुलेशन भी 2-3 तरीके से होती है। बोनस कैलकुलेशन में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले कि सैलरी कितनी है उसकी, ठीक है। बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे हम? मतलब 21,000 की लिमिट दे चेक करेंगे। फिर उसमें क्या होता है? एक है ना सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट, वो होती है 7,000 की, ठीक है। ये पूछ लेते क्वेश्चन, याद रखना। 7,000 की सीलिंग हो या फिर मिनिमम वेजेस, मान लो मिनिमम वेजेस किसी जगह 8,000 है और सीलिंग 7,000 की है, तो जो ज़्यादा होगा ना वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो वाली लिमिट को यूज़ करा जाएगा, ये याद रखना आपको। तो फॉर बोनस कैलकुलेशन सैलरी कितने पे कैप लगाई गई है? सैलरी कितने पे सीलिंग लगाई हुई है? तो 7,000 या फिर मिनिमम वेजेस, जो हाइयर होगी वो वाली। अब हम देखते हैं सेट ऑन का मतलब क्या है। क्या है इसमें? हम सरप्लस को भेज देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सरप्लस बोनस फॉर 4 साल के लिए। फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन बोनस इज पेएबल। जो 5 साल, जो फर्स्ट 5 ईयर होते हैं ना, तो बोनस कब पेएबल होगा? जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओनली इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट। कोई कंपनी स्टार्टिंग के 5 साल में अपना नुकसान ही नुकसान झेल रही है तो बेचारी कहाँ से बोनस पे कर देगी? तो वो बोनस पे नहीं करती है। स्टार्टिंग के 5 साल ऑपरेशनल हो तो उसमें बोनस तभी पे होगा जब वो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। फिर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? फ्रॉड करेगा तब, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। एन एस्टेब्लिशमेंट विद 15 एम्प्लॉय कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द एक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि किसी कंपनी में 15 एम्प्लॉय है, तो क्या वो उस पर बोनस एक्ट लगेगा? वैसे तो 20 लोग होंगे, 20 से ज़्यादा लोग होंगे तब बोनस एक्ट लगेगा उसमें। पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस कंपनी पे बोनस वाला एक्ट लागू करें, तो गवर्नमेंट करवा सकती है। कितने लोगों तक? जब वहाँ 11 लोग भी है ना, तब भी वो करवा देगी। तो यस, बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर वैसे तो एलिजिबल है नहीं है, पर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन देख के आपको आंसर देने हैं। नो नेवर का क्या मतलब है? 15 लोग जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ लगता है ना गवर्नमेंट लगा दे, तो ये गलत हो गया। येस, बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सही बात है। थोड़ा आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या ओ मैम ने तो बोला था 20 लोग होंगे, 20 से ज़्यादा होंगे तभी बोनस एक्ट लगेगा। तो मैम ने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी पे जहाँ 11 से लेके 20 लोग तक काम कर रहे हैं उसमें लगा सकती हैं। 11 लोग वालों पे भी लगा सकती हैं, पर हाँ अगर 10 वर्कर कहीं काम कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से भी नहीं लगा सकती, ठीक है। 11 से 20 में के बीच में लगा सकती है। तो यहाँ कितने थे? 15, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से लगा सकती है। फिर है 9th क्वेश्चन। इफ एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर 20% बोनस बट एम्प्लॉयर प्रॉफिट अलाउ ओनली 15%, द पेड बोनस विल बी। अब क्या है कि एम्प्लॉयर तो एलिजिबल है 20% बोनस के लिए, पर जो एम्प्लॉयर है ना
उसका प्रॉफिट कितना अलाउ करता है 15%, तो जो अलाउ करता है वही, क्योंकि मिनिमम लिमिट 8.33 थी, इससे कम नहीं कर सकता, इससे कम होगा तो इतना लाना पड़ेगा, पर इसके बीच में 20% तक कर सकता है। ठीक है, अभी है ना 10th क्वेश्चन है, और ये क्या है, APFC में पूछा गया है, कब, 2023 में। अब लेवल देख लो आप, इसमें आपसे बोनस जो है ना कैलकुलेट करवाया है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दिवाली पे बोनस क्यों मिलता है। बोनस कब मिलता है, जब जो एंड होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, कब होगा, मार्च में। उसके बाद के 8 मंथ में, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना, उसके विदिन 8 मंथ में बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो 8th मंथ कब होगा, नवंबर में, और वही उसी के अराउंड दिवाली आती है, इसीलिए इसे दिवाली बोनस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये ना APFC में पूछा है 2023 में। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये कोचिंग इंडस्ट्री ने भी इसके 2-2 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पर कोचिंग इंडस्ट्री ने फिर भी इसे गलत कर रखा है। 2 आंसर दे रहे हैं, कोई 8,000 निकाल रहा है, कोई 10,000 निकाल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमने ना 2 चीज़ें याद रखनी है। मैंने बताया आपको, एक सीलिंग लगाई होती है गवर्नमेंट ने कितनी, 7,000 की। या तो वो 7,000 मानेंगे, या वो मिनिमम वेजेस मानेंगे। ठीक है, मिनिमम वेजेस अगर 9,000 भी हुई तो जो हायर होगी वही काउंट होगी। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना था इसमें, इसी की वजह से 2-2 आंसर निकाल रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखते हैं। एन एम्प्लॉय वर्किंग टू एन एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉ ए मंथली वेजेस ऑफ 9,000 एज ए फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब क्या है, कोई इंसान है वो मिनिमम वेज कमा रहा है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इतनी मिनिमम वेज है किसी चीज़ की, वो उतने 9,000 पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो 21,000 से कम कमा रहा है। समझ में आया। अब क्या है, 10% के रेट से बोनस मिल रहा है। बोनस मिनिमम कितना मिल सकता है, 8.33 और मैक्सिमम 20%। तो कैसे बोनस कैलकुलेट होगा, अब हमने देख ली कि ये मिनिमम वेजेस हैं 9,000, और कैप जो लगाई थी गवर्नमेंट ने वो 7,000 थी, तो हम वो चीज़ लेंगे जो हायर होगी। तो मिनिमम वेज हायर है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 9,000 रुपये। ठीक है, उसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 मंथ का निकाल रहे हैं, 12 मंथ का निकाल रहे हैं, और उसके साथ हम 10% से कर देंगे, तो उसका आंसर आएगा 10,800। अब निकाल के देख लो, 9,000 इंटू 12 करो, 12 नीम 108, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 10% निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 100, ये गया, तो इतना आ जाएगा 10,800 रुपये। अब उसमें कैसे निकाला हुआ था, किसी किसी कोचिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से निकाला हुआ था कि जो ये दिया है ना 9,000, अब इसने बोला कि लिमिट तो गवर्नमेंट की 7,000 थी भाई, तो उसको 7,000 से 12 से मल्टीप्लाई करके इंटू 10% कर दिया, तो इसलिए वो गलत निकला। हमें क्या करना है, इसने अगले ने पहले ही मेंशन करा है कि मिनिमम वेजेस इतनी है, जो हायर होगी हम वही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना। अब लेवल देख लो आप, क्या होता है कि अभी पहले एक्ट पूछते थे सीधे, अभी उस पर न्यूमेरिकल भी पूछने लगे हैं, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 23 का ही पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा अपने तैयारी को बढ़ाओ भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और इस क्वेश्चन के लिए तो आपको मुझे लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को।